नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शेखावाटी मिशन 100 टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित हो गई। कोरोना के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हो चुकी है। परीक्षा तिथि कभी भी आ सकती है। विद्यार्थियों से आपकी पढ़ाई को ही ध्यान में रखते हुए शेखावाटी मिशन 100 टीम आज बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेके आई है। बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर है उसकी चर्चा कर रहे हैं। मॉडल पेपर बायोलॉजी का मिशन शेखावाटी 100 टीम की ओर से इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो विद्यार्थियों, कक्षा 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान विषय की चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं मॉडल पेपर के पार्ट 1 की और पार्ट 2 की। पार्ट 1 का अलग वीडियो होगा, पार्ट 2 का अलग वीडियो होगा। तो विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पे नए हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी विषयों के मॉडल पेपर और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर नंबर 1 बायोलॉजी का जो है उसकी पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि किस प्रकार से 5 खंड होंगे, कुल प्रश्न 23 होंगे और सभी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए दी गई हैं। प्रश्न संख्या 1 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 1 के जो फर्स्ट प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, आवर्तबीजी पादपों में एक परागण में कितने नर युग्मक बनते हैं? तो ऑप्शन 1 जो है 1, बी जो है 2, सी 3 और डी 4। तो विद्यार्थियों, आवर्तबीजी पादपों में एक परागकण में 2 नर युग्मक बनते हैं। दूसरा आंसर क्या सही होगा आपका? ब सही होगा, 2। पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है? IAA, ABA, GA, उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों, ABA जो हार्मोन है वो पतझड़ के समय सर्वाधिक सक्रिय होता है। तीसरा प्रश्न है, BT जीन्स युक्त कपास कहलाते हैं? एसेप्टिक कपास, रोमेल कपास, गोल्डन कपास, किलर कपास। विद्यार्थियों, किलर कपास कहा जाता है इसको। प्रश्न संख्या 4, लौंग पौधे का कौन सा भाग है? पुष्प कलिकाएं, बीज, फल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पुष्प कलिकाएं। प्रश्न संख्या 5, आंत्र ग्रंथियों या लीबर कुहन ग्रंथिकाओं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? क्लश कोशिकाएं, आंतरिक कोशिकाएं, पेनेत कोशिकाएं, उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आंत्र ग्रंथियों या लीबर कुहन ग्रंथिकाओं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तीनों प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये क्लश कोशिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं, आंतरिक कोशिकाएं भी पाई जाती है और पेनेत कोशिकाएं भी, इसलिए आंसर द सही होगा इसका, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6, मानव में निषेचन कहाँ होता है? योनि में, शुक्रवाहिनी में, गर्भाशय में, फेलोपियन नलिका में। तो फेलोपियन नलिका में। प्रश्न संख्या 7, किस रोग में पैरोटिड ग्रंथि फूल जाती है? पीलिया में, पोलियो, रोहिणी, कनफेड में ये पैरोटिड ग्रंथि है वो फूल जाती है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा रोग लिंग संलग्न रोग है? हेजा, मंगोलिज्म, एडवर्स सिंड्रोम, हीमोफीलिया। देखिए, आनुवांशिकता आधारित हीमोफीलिया रोग है। प्रश्न संख्या 9, कौन सा एंटीबॉडी माता से भ्रूण में प्लेसेंटा के माध्यम से स्थानांतरित हो जाता है? तो IgG, IgA, IgE, IgM। तो विद्यार्थियों, IgG जो है माता जी सबसे बड़ी होती है, ये माने माँ शब्द सबसे बड़ा है, इसलिए ट्रिक होगी आपकी, इसका आंसर होगा IgG। नेक्स्ट, वृक्क का निर्माण किस जनन स्तर के द्वारा होता है? विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा मेसोडर्म। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, कुमुदिनी प्रकार की पत्तियों में रंध्र किस सतह पर पाए जाते हैं? केवल ऊपरी जो अधिचर्म है डर्म उस पे पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है, रक्ताणुओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न संख्या 4, यदि शरीर में ADH हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? डायबिटीज इंडिपेंडेंस रोग हो जाएगा विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 5, परागकण लंबे समय तक संरक्षित क्यों रहते हैं? परागकण के बाह्य स्तर पर या बाह्य चोल पे पाए जाने वाला स्पोरोपोलिन परागकणों का भौतिक और जैविक अपघटन से सुरक्षा करता है। इस कारण परागकण जीवाश्म रूप में भी पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, डिक्सन और जोली के सिद्धांत का नाम लिखिए। संसर्जन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। प्रश्न संख्या 7, फूल गोभी और में वेटेबल रोग किस खनिज पोषक तत्व की कमी से, मोलिब्डेनम नामक तत्व की कमी से होता है? प्रश्न संख्या 8, शीर्ष प्रभाविता किसे कहते हैं? शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति से पार्श्व अथवा कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि पूर्णतः या आंशिक रूप से निरुद्ध हो जाती है, तो इस स्थिति को शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच खंडों या जीनों का आदान प्रदान कहलाता है? जीन विनिमय, क्रॉस ओवर को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जो खंडों का आदान प्रदान या जीनों का आदान प्रदान वो जीन विनिमय कहलाता है। C4 पादपों की पत्तियों की सारिकी को कहते हैं क्रेंज सारिकी, क्रेंज एनाटॉमी बोला जाता है इसे।
खालिस्तान को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। खंड ब की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 12, पौधों में रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, समझाइए। पौधों में रसारोहण का भौतिक बल सिद्धांत सर्वमान्य है। इसके अनुसार रसारोहण केवल भौतिक बलों, वायुमंडलीय दाब, अंतःशोषण व केशिकात्व के कारण होता है। इसमें डिक्सन व जोली का संसर्जन बल, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत सर्वमान्य है। डिक्सन और जोली का जो वाष्पोत्सर्जनाकर्षण सिद्धांत के अनुसार क्या क्या मुख्य बिंदु, देखिए विद्यार्थियों। पौधों में मूल से लेकर पत्तियों तक जल का निरंतर अटूट स्तंभ होता है, जिसे जल स्थैतिक प्रणाली कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा प्रण की शिराओं से जल की हानि होने से जल स्तंभ में खिंचाव उत्पन्न होता है। और तीसरा, जल के अणुओं के मध्य संसर्जन बल होता है, तो जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से जल स्तंभ को टूटने नहीं देता, बल्कि जल ऊपर की ओर खिंचा चला जाता है। प्रश्न संख्या 13, विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 13 की चर्चा करते हैं। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धमनी और शिरा में अंतर कोई भी पूछा जाता है तो टेबल बनाकर आप लिखिए। धमनी और शिरा में अंतर की चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए विद्यार्थियों, धमनी रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि शिरा शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी होती है, शिरा की भित्ति पतली होती है। धमनियों में कपाट नहीं होते, शिरा में अर्धचंद्रा कपाट होते हैं, अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं। धमनियों में अत्यधिक रुधिर दबाव में बहता है और शिराओं में रुधिर कम दबाव में बहता है। धमनियां शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, शिराएं त्वचा के समीपस्थ स्थित होती हैं। तो इस प्रकार से धमनियों और शिराओं में आपने अंतर देखा। प्रश्न संख्या 14, भ्रूण के अंतरोपण से पूर्व यदि कॉर्पस ल्यूटियम क्षतिग्रस्त हो जाए तो भ्रूण परिवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भ्रूण का परिवर्धन नहीं होगा विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 15, टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। टर्नर सिंड्रोम हमेशा महिला में उत्पन्न होता है। इस प्रकार की महिला में 2 की अपेक्षा केवल एक अक्ष लिंग गुणसूत्र होता है। इसकी क्रोमोसोम संख्या 45, 40 प्लस अक्ष 0 होती है। इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसका प्रमुख लक्षण मंदबुद्धि, गर्दन पर जालीनुमा त्वचा, अपूर्ण विकसित स्तन और बांझपन आदि होते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रागनलिका का बीजांड में प्रवेश सचित्र समझाइए। देखिए प्रागनलिका बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है, 3 प्रकार से प्रवेश होता है विद्यार्थी। बीजांडधारी प्रवेश, जब प्रागनलिका बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इसे बीजांडधारी प्रवेश कहते हैं। यह अधिकांश पौधों में सामान्य विधि है। निभागी प्रवेश, प्रागनलिका का प्रवेश निभागी छोर से होता है तो इसे निभागी प्रवेश कहते हैं, जैसे केजुराइना, जुगुलेंस, बिटुला इत्यादि में होता है। अध्यावरणी प्रवेश, जब प्रागनलिका अध्यावरणों को बहते बीजांड में प्रवेश करती है तो अध्यावरणी प्रवेश कहलाता है। उदाहरण कुकुरबिटा, पॉपुलस। ये देखिए तीनों में दे रखा है, 3 डायग्राम दे रखे हैं। उसमें देखिए बीजांड द्वारी प्रवेश है, इस प्रकार से बीजांड द्वार से प्रवेश करती है प्रागनलिका। निभाग में ऊपर से देखिए निभाग से प्रागनलिका प्रवेश करती है। अध्यावरण में अध्यावरण को भेदते हुए प्रागनलिका प्रवेश करती है। इसका अथवा देखते हैं विद्यार्थियों। नर युग्मोद्भिद का नामांकित चित्र बनाइए, गुरु बीजाणु जनन को समझाइए। विद्यार्थियों ये देखिए नर युग्मोद्भिद का नामांकित चित्र, इसमें नर युग्म के यहाँ स्थित काय कोशिका और प्रागनलिका होती है। गुरु बीजाणु का मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है गुरु बीजाणु का, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांडकाय या प्रपस्य कोशिका या परिणत विभाजन, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होता है। 4 अगुणित गुरु बीजाणु होता है, 1 सक्रिय गुरु बीजाणु, 3 समसूत्री विभाजन होता है। भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद के द्वारा इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, सक्रिय पोटेशियम या आयन स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार पादपों में रंध्र गति की क्रियाविधि समझाइए। खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। विद्यार्थियों खुले रंध्र का नामांकित चित्र की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण की चर्चा करते हैं तो देखिए इमोमुरा और फ्यूजियनो ने सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत के द्वारा रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को समझाया था। इस सिद्धांत के अनुसार दिन में पोटेशियम मेलेट बनने के कारण द्वार कोशिकाओं की प्रासरण सांद्रता बढ़ जाती है और अंतःप्रासरण के कारण द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है एवं द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाते हैं और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और रात्रि में इसके विपरीत क्रिया होती है। तो इस प्रकार से देखिए कि द्वार कोशिकाएं रंध्र किस प्रकार से खुलता है स्फीत अवस्था में होने पर, और किस प्रकार से द्वार कोशिकाएं जो हैं आपके तनाव उत्पन्न होने के कारण द्वार रंध्र को बंद कर लेती हैं। इसका अथवा देखते हैं विद्यार्थियों।
एंजाइम क्रियादार संकुल बनाने की प्रक्रिया को ताला कुंजी सिद्धांत के द्वारा चित्र सहित समझाइए। देखिए, ताला कुंजी सिद्धांत लॉक एंड की थ्योरी जो है एमिल फिशर महोदय ने 1948 में दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार एक ताला उसी चाबी से खोला जाता है। ठीक उसी प्रकार एक विशेष प्रकार की क्रियादार ही एंजाइम की विशेष सक्रिय सतह से बंद बना सकता है। अतः इस प्रकार की एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होने वाली विक्रिया में विशेष प्रकार के क्रियादार ही विशेष एंजाइम की सक्रिय स्थल से जुड़ते हैं। यानी देखिए, ये चाबी विशेष ही ताले को खोल पाती है, उसी प्रकार से एंजाइम है वो क्रियादार विशेष से ही जुड़ पाता है। तो एंजाइम की क्रियाविधि का ताला चाबी प्रतिरूप सिद्धांत है आपका। प्रश्न संख्या 18, आणविक प्रोब क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को समझाइए। विद्यार्थियों देखिए, आणविक प्रोब की बात करते हैं तो डीएनए आरएनए के खंड जिसकी सहायता से किसी जीव में उपस्थित पूरक डीएनए या आरएनए खंडों की पहचान की जाती है, आणविक प्रोब कहलाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की चर्चा करते हैं 1985 में एलेक्स जेफरीज और इसके साथियों ने दी थी। प्रत्येक सिद्धांत अगर इसका देखें तो प्रत्येक व्यक्ति का नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम विशिष्ट होता है। डीएनए छाप सदैव एक जैसा होता है, चाहे वो किसी भी अंग की कोशिका से लिया गया हो। देखिए, डीएनए रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से डीएनए खंड में टूटता है। जेल एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें डीएनए बैंड बनता है और सर्दन ब्लॉटिंग करवाते हैं तो यूवी प्लेट पर यूवी प्रकाश की सहायता से उद्भाषित करते हैं। इसका ही अथवा है कि जीन स्थानांतरण कि माइक्रो इंजेक्शन विधि को समझाइए। विद्यार्थियों यहाँ चर्चा करते हैं इस विधि के द्वारा जो जीन स्थानांतरण की माइक्रो इंजेक्शन विधि है, वांछित डीएनए को सीधे ही पादप जीव द्रव्यकों अथवा कोशिका में 0.5 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की कांच की सुई अथवा माइक्रोपिपेट की सहायता से कोशिका द्रव्य अथवा केंद्र में अंतक्षेपित कर दिया जाता है। पृथकृत जीव द्रव्यकों में जीन स्थानांतरण की ये विधि बहुत ही उपयुक्त है। विद्यार्थियों, आपका पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। जो पार्ट 2 का वीडियो आएगा उसमें प्रश्न संख्या 19 से 23 की चर्चा करेंगे। अगर आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे ई-स्माइल स्टडी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।